हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर के हेडिंग से हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हमने प्लांट्स में जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो 6th क्लास में हमने पढ़ा कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशंस होते हैं या फिर न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा 6th क्लास में। तो वो सब मैंने आपको पढ़ाया, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, इन द क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लास 6 से हमने पढ़ा कि फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। यू ऑल्सो रीड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये हमने पढ़ा ना 6th क्लास में कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। ये सब चीज़ें हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं। दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एंड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम अपना फूड जो है वो या तो प्लांट से लेते हैं या उन एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। तो हम किस पे डिपेंड है? हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इस वजह से, अगर हम डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, सीड खाते हैं ना, तो डायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। और इनडायरेक्टली अगर हम किसी ऐसे एनिमल को खाते हैं जो प्लांट्स खाता है, तो हम इनडायरेक्टली प्लांट से ही हमें फूड मिल रहा है ना, प्लांट से ही वो न्यूट्रिशन एनिमल में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और एनिमल से हमें मिल रहे हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। यहाँ भूजो क्या कह रहा है? भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसके लिए हमें ये आर्टिकल पढ़ना होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे बनता है या फिर कैसे आता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स दैट वी नो। कि सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, या फिर मिनरल्स को, हाँ साथ में मिनरल्स को यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो जो भी रॉ मटेरियल्स उन्हें चाहिए होता है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो उन्हें अपने आसपास के वातावरण से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प होती है, ग्रोथ में हेल्प होती है। रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। डैमेज्ड पार्ट, कोई हमारी बॉडी का डैमेज्ड पार्ट है, जैसे मान लीजिए हमें चोट लग जाती है कहीं फिंगर पे या आर्म पे, तो चोट जब ठीक होनी शुरू हो जाती है तो उस पर एक रिपेयरिंग टिश्यू आ जाता है, नई स्किन आनी लग जाती है, तो उसे कहते हैं कि हमारा जो डैमेज्ड पार्ट है वो रिपेयर हो रहा है। प्लांट्स में भी अगर ऐसे कहीं पे कोई कट लग गया, कोई चोट लग गई, वहाँ पे दोबारा टिश्यू आता है। तो ये क्या होता है? ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, जो हम खाते हैं फूड उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जो कुछ भी हमारी बॉडी वर्क करती है, या हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, तो ये सब न्यूट्रिशन की वजह से होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब जब हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी फूड लेती है और उसकी यूटिलाइजेशन करती है। हम फूड खाते हैं, फूड में न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन होती है, बॉडी उन्हें यूज़ करती है। इस सारी चीज़ को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। यहाँ पे ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, मतलब खुद को खुद ही नरिश करना। मतलब जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, तो उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, therefore plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by the plants. तो प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे बहुत सारे एनिमल्स
लेते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट से फूड लेते हैं, हम भी लेते हैं, दे आर कॉल्ड हिटरोट्रॉफ्स। तो हम सारे क्या हो गए? हिटरोट्रॉफ्स। हिटरोट्रॉफ्स मतलब अदर। ऑटोट्रॉफ्स में ऑटो का मतलब है सेल्फ, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना, और हिट्रोस का मतलब है अदर, अपना खाना दूसरे से लेना। तो ये इस वर्ड से ही आपको पता चलता जाता है ऑटो और हिट्रो का डिफरेंस। नेक्स्ट पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant। पहेली जानना चाहती है कि जैसे प्लांट्स वाटर को, मिनरल को या कार्बन डाइऑक्साइड को या सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड बना लेते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं बना सकते हैं? तो आइए इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट में फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट है भाई? मतलब प्लांट के हर एक पार्ट में तो फूड नहीं बनता होगा ना, तो जिस पार्ट में फूड बनता है उस पार्ट को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ अ प्लांट और ऑनली इन सर्टन प्लांट्स। तो क्या प्लांट के सभी पार्ट्स में फूड प्रोड्यूस होता है या सिर्फ कुछ पार्ट्स में ही प्रोड्यूस होता है? कुछ पार्ट में ही फूड बनता है या प्लांट का हर एक पार्ट जो भी है, लीव है, रूट है, स्टेम है, ब्रांच है, या फिर हर एक पार्ट में फूड बनता है? ये हमने अभी जानना है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये हमें बताया गया था कि उन्हें अपना जो रॉ मटेरियल है फूड प्रोड्यूस करने के लिए वो अपने वातावरण से ही मिल जाता है। वो कैसे मिलता है उन्हें, उनमें वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये जानना है अभी हमने। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम। ओके, तो सेम वही बात कि वो जो रॉ मटेरियल है वो फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंच जाता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को सिंपली क्या कहते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स आप अपनी बुक साथ में रखिए ताकि कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक करवाऊँ तो आप वहाँ पे ज़रा अपनी बुक में टिक कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो जो लीव्स हैं वो प्लांट के फूड फैक्ट्रीज हैं, मतलब हमारा खाना जो है वो लीव्स में बनता है। प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स। तो सिंपल सी बात है कि इसलिए सभी रॉ मटेरियल्स को लीफ तक पहुंचना पड़ेगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होता है वो रूट्स के थ्रू, रूट्स उसे एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुंचा देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स की सरफेस पे कुछ टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम ऐसे नहीं हम उसे देख सकते हैं नेक्ड आई से। तो वो जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड वो टेकन इन करते हैं, लेते हैं उन टाइनी पोर्स के थ्रू जो लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो पता चल गया वाटर और मिनरल रूट से अब्जॉर्ब हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स पे जो टाइनी पोर्स है वहाँ से आ गया। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। तो उन पोर्स के सराउंडेड क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स लगे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ऐसे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो भूजो अभी ये जानना चाहता है वाटर और मिनरल जो रूट ने अब्जॉर्ब किया होता है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। बहुत ही ईजी है, शायद हमने 6th क्लास में भी, शायद नहीं बिल्कुल 6th क्लास में पढ़ा था। चलो आइए दोबारा देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। तो ये वेसल्स के थ्रू लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वेसल्स आर लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, दे रन थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स। तो वेसल्स जो है एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट में यानी कि लीव्स में, ब्रांचेज में, स्टेम्स में और रूट में एक रन कर रहा होता है, पाइप की तरह होता है वहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज। एक कंटिन्यूस पाथ मतलब एक लगातार रास्ता जिसके बीच में कोई रुकावट नहीं है वो बनाती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक पहुँच पाएँ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो उन्हें वेसल्स कहते हैं, उन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को वेसल कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में हमें ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा डीपली। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। तो अभी पहेली ये जानना चाहते, पहेली देखिए कितनी इंटेलिजेंट है, कितना उसने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि जो
लीव्स में दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड। हाँ, लीव्स जो है वो फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं प्लांट में, पर प्लांट के अदर पार्ट्स को क्या दिक्कत है भाई, वो क्यों नहीं फूड प्रोड्यूस करते। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल दिया हुआ है भगवान जी ने जो लीव्स ही फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स में एक ग्रीन कलर का बच्चों पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल हमेशा आता है, ये पेपर में आपको भी आएगा, तो आप ज़रा अच्छे से इसे पढ़िएगा। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये हेल्प करते हैं लीव्स को कि वो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है उसे कैप्चर कर सके, उसे ले सकें, प्राप्त कर सकें। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से काम नहीं चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ली लीव्स ने वो टाइनी स्पोर्स के थ्रू और वाटर ले लिया रूट्स के थ्रू, चलो जी हो गया हमारा काम, फूड प्रोड्यूस हो गया। बिल्कुल नहीं, एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी मिलेगी सनलाइट के थ्रू। तो ये जो एनर्जी है ये हमें सनलाइट से मिलती है, सन की रेज से मिलती है लीव्स को। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फूड की सिंथेसिस अभी हमें पता चल गया कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है वो अगर प्रोवाइडेड है तभी फूड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, कि सारी चीज़ें कंबाइन करके, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों को कंबाइन करके फोटो की प्रेजेंट में यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़िएगा। इसकी हम आगे एक डायग्राम भी करेंगे, क्लोरोफिल की भी करेंगे और फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, और ये डायग्राम आप अपने आंसर के साथ में ज़रूर आप मेंशन करिएगा। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हो सके। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, it is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। तो ये कहते हैं कि अर्थ के ऊपर एक यूनिक प्रोसेस है, एक अलग ही प्रोसेस है, बहुत यूनिक है, और जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के थ्रू कैप्चर होती है और फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है प्लांट्स के अंदर। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स जो है वो है हमारा सन, सूरज। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या अगर फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस हो जाए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही ना हो, तो हमारी लाइफ जो है अर्थ पे उसे हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं क्या ऐसे? तो बिल्कुल इसका जवाब है नो। Life can't be imagined without the process of photosynthesis. In the absence of photosynthesis, there would not be any food। अगर photosynthesis process ही नहीं हुआ तो कोई food ही produce नहीं होगा, क्योंकि food कौन produce कर सकते हैं? Plants। हम नहीं produce कर सकते, एनिमल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट्स फूड को नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो मैंने अभी लाइन बोली कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिजम्स की जो ज़िंदगी है वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि खाना ही उन्हें प्लांट से मिलता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और खाने के अलावा ऑक्सीजन भी हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। वो भी हमें कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है। हम यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ ना ये करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंडर, और इसमें पता चलेगा, आपको बताऊंगी कि कैसे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की एब्सेंस में अर्थ पे लाइफ जो है बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी, ज़िंदगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन होगी ना फूड होगा, तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस के बिना।
During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. तो photosynthesis के दौरान क्या होता है कि chlorophyll containing cells of leaves, जो leaves के जो cells होते हैं ना उनमें chlorophyll present होता है. जैसे यहाँ पे आप देखिए ये लीफ का डायग्राम है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, स्टोमेटा दिखाया हुआ है और इसके अंदर हमारा जो क्लोरोफिल है मेन यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया होगा. ये देखिए लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो यही बात की हुई है यहाँ पे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो क्या करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. तो इस प्रोसेस को इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे भी अच्छे से रिमाइंड रखना. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, टाइनी पोर्स जो होते हैं लीव्स में उन्होंने अब्जॉर्ब की ना, वाटर रूट्स ने अब्जॉर्ब किया. तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, इन दोनों चीज़ों ने कंबाइन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, एरो के ऊपर नीचे आपने सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों लिखने हैं क्योंकि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है इसी की वजह से सनलाइट मिलेगी ना, इसी की वजह से सनलाइट की जो एनर्जी है सन की वो कैप्चर हो पाएगी. तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ये चीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1.3 में डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. तो ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस शो कर रही है. जैसे यहाँ पे लाइट एनर्जी है, ठीक है, सन से क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी. तो लीफ में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल. ये एक फ्लावर है, इसमें जो लीफ है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है. तो रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब किया, लीफ तक पहुँचाया थ्रू द वेसल्स, टाइनी पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वेसल्स, उसके थ्रू से उसके हेल्प से वाटर एंड मिनरल जो है वो सॉयल से अब्जॉर्ब होके लीफ में आ गए. लाइट एनर्जी है जो वो हमारी टाइनी पोर्स जो है उन्होंने कैप्चर कर ली. वहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से लाइट एनर्जी मिल गई, वो भी आ गई. अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सराउंडिंग से मिल गया. तो प्रोड्यूस क्या होगा, ये देख सकते हैं आप कि ये एरो अंदर को जा रहा है, ये एरो बाहर को आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. ये सारी चीज़ों ने कंबाइन करके क्या बनाया, ऑक्सीजन, जो हम सब यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ए, यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर है कि अभी आपको बताएंगे कि लीफ में क्या होता है. तो ये आप देख सकते हैं लीफ में ये जो वेन्स के ऊपर बनाया हुआ कि लीफ में स्टोमेटा होता है, इस तरह स्टोमा भी उसे कहते हैं. तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का. तो इसमें ये जो गार्ड सेल्स हैं, मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया, ये यहाँ पे मतलब जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है ये है सेंटर में स्टोमेटल ओपनिंग. स्टोमेटल ओपनिंग मतलब नॉर्मली द स्टोमेटा इज़ क्लोज्ड एट नाइट एंड ओपन ड्यूरिंग द डे. समझ में आ गया ना, मतलब स्टोमेटा है जो वो नॉर्मली रात को बंद हो जाती है, उसकी ओपनिंग जो है नहीं होती, वो बंद रहती है, क्लोज रहती है, दिन में वो ओपन हो जाती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा करती है स्टोमेटा. मेन इसके दो फंक्शन है कि ओपनिंग करना और क्लोजिंग होना. तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की वजह से. क्योंकि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नाइट में तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना, क्योंकि नाइट में सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. इसलिए जो स्टोमेटा है वो रात को बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है. एंड बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट सो द स्टोमेटा क्लोजेज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. तो बंद हो जाता है ताकि वाटर का लॉस ना हो, गैसेस का लॉस ना हो ड्यू टू इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तो चलो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो वाटर की इवेपोरेशन ना हो, एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए वहाँ से. तो इस वजह से ये जो स्टोमेटा है वो रात को क्लोज होता है, दिन में ओपन होता है. सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से. तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप गार्ड सेल्स की जो आउटर लाइनिंग होती है स्टोमेटल ओपनिंग की, इनका क्या काम होता है, दे हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन.
बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब इन्होंने हेल्प करनी होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस में, ताकि जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो रेगुलेट रहे, ना ही ज़्यादा होए और ना ही कम हो। ये क्लोज हो जाते हैं जब इन्हें लगता है कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा पानी नहीं निकलने देते ये लीव से, नहीं तो सूख जाएगा ना वो, तो इस प्रोसेस को वो रेगुलेट रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफ लीव, बी फिगर में लीव का सेक्शन दिखाया हुआ है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है, ये हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस रो में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इस तरह क्लोरोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट है और स्टोमेटा ओपन है। आप देख सकते हैं स्टोमेटा ओपन है, बिल्कुल क्लोज नहीं है ये सेल्स। और यहाँ पे ये जो स्टोमेटा की यहाँ पे आउटर लाइनिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, जो इन्हें गार्ड करते हैं और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, तो ये जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा, इसमें हम डायग्राम में हमने अच्छे से समझा कैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट्स में से। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी हमने पढ़ा 6th क्लास में ना, बिल्कुल रिमेंबर होगा आपको। तो स्टार्च की जो प्रेजेंस होती है लीफ में, वो क्या इंडिकेट करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट, बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो डीप रेड कलर के हैं, कुछ के वायलेट कलर के हैं या फिर ब्राउन लीव्स हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो वो जानना चाहता है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो बूजो को जवाब देने के लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1। बहुत ही सिंपल इजी एक्टिविटी है, हमारी क्लास 6 में जो हमने आयोडीन टेस्ट किया था पोटैटो के साथ, उससे रिलेटेड है। तो हमने क्या करना है कि 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और सेम तरह के लेने हैं, सेम काइंड के होने चाहिए, और एक को डार्क में यानी अंधेरे कमरे में या फिर एक ब्लैक बॉक्स में रख देना जो अंदर से ब्लैक पेंटेड हो, और दूसरे को सनलाइट में रखना है। 22 आवर्स के लिए रखना है दोनों को। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स के लीव्स के साथ हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है जैसे हमने क्लास 6 में किया था, और अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। क्या करना है कि जो पॉट हमने पहले डार्क में रखा था, अभी उसे उठा के 3-4 दिनों के लिए हमने सनलाइट के अंडर रख देना है, और फिर उसमें भी हमने आयोडीन का टेस्ट करना है। अभी हमें अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो क्या हमें देखने को मिलता है कि जो लीव्स अदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन के अलावा जो कलर आता है लीव्स में, उन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट्स का लार्ज अमाउंट आ जाता है किसी और कलर के पिगमेंट का, तो वो क्या करते हैं कि ग्रीन कलर को कवर अप कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लीव्स आप देख सकते हैं, पर्पल, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सम पिंक लाइक। तो ये जो कलर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये हमने अपने आयोडीन टेस्ट से पता किया कि इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अभी क्या आपने कभी तालाब वगैरह में एक ग्रीन कलर की पतली सी परत देखी होगी पानी के ऊपर, जब पानी बहुत देर तक ठहरा रहता है, तो उस परत को क्या कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी, और उसे एल्गी कहते हैं। ये आप एल्गी को अच्छे से हायर क्लासेस में पढ़ोगे डीपली। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्यों होती है वो ग्रीन कलर की, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल की वजह से उसमें ग्रीन कलर आता है। एल्गी भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और बाकी चीज़ें उसे मिल जाएंगी इन्वायरमेंट से, सनलाइट से एनर्जी मिल जाएगी, वो भी अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें पता है कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, तो ये यूज़ होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट्स। इससे कुछ और कंपोनेंट्स भी बनते हैं फूड के, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें बनती हैं। बट प्रोटीन्स और जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होती है बहुत ही लार्ज अमाउंट में। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। चलिए देखते हैं कहाँ से आता है। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारी जो एयर है उसमें लगभग 78 to 79% नाइट्रोजन गैस है।
ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, तो वो किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, लेकिन प्लांट्स गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हाउएवर हाँ, ये सेम लाइन लिखी हुई है, सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया, तो सॉइल में, मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की गैशियस फॉर्म को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्होंने नाइट्रोजन की फॉर्म बदलनी होती है, जिसे नाइट्रेट या नाइट्राइट्स कहते हैं, तो उसकी यूजेबल फॉर्म बना देते हैं, तो प्लांट्स उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ वो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है उसे भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान, वो बहुत से खाद जो होते हैं जिन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं, उन्हें डालते हैं मिट्टी में, प्लांट्स को देते हैं, तो वो नाइट्रोजन रिच होते हैं। वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारा नाइट्रोजन मटेरियल होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उसे सॉइल को दे देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरह से नाइट्रोजन के साथ साथ और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, वो फुलफिल हो जाती है। बैक्टीरिया की हेल्प से, वो फर्टिलाइज़र से भी नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन कैसे गैशियस फॉर्म से बैक्टीरिया जो है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उस तरह से ये हमारी जो प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो गई। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटमिन्स, तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन्स और वाइटामिन्स को बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 1.3 इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब हमने पहले पढ़ा प्लांट्स का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक। अभी हम यहाँ पे कोई और इनका जो ऑटोट्रॉफ के अलावा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो फिर वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, वो सर्वाइव कैसे करते हैं और कहाँ से वो न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं। तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो हमारी तरह ये जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो इन्हें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसे कहा जाता है, और इन्हें हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच, तो यहाँ पे फिगर 1.5 है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कलर की वायरी ब्रांचेस जो हैं वो इस ग्रीन कलर के लार्ज ट्री के ऊपर चढ़ी हुई हैं, ट्विस्ट कर रही हैं इसकी ब्रांचेस के ऊपर, इसके हर एक पोर्शन पे ट्विस्ट कर रही हैं, स्टेम्स के ऊपर ट्विस्ट कर रही हैं। तो इस प्लांट को कस्कटा या फिर एमरबल भी कहते हैं, ये जो येलो कलर का है ना प्लांट ब्रांचेस टाइप, इसे कस्कटा कहते हैं। तो इसमें खुद का क्लोरोफिल तो इसमें होता नहीं, तो ये रेडीमेड फूड लेता है अदर प्लांट से, तो जिस प्लांट से ये रेडीमेड फूड लेता है उसके ऊपर ये क्लाइंब कर जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके साथ खुद को अटैच कर लेता है, वहाँ से फूड अपना जो है वो लेता है, और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है उस प्लांट को होस्ट कहते हैं जो इसे फूड प्रोवाइड करता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तो ये जो होस्ट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो कस्कटा एक तरह का पैरासाइट है। आपको पता है पैरासाइट क्या होता है, जो अपने लाइफ साइकिल के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो क्या हम एनिमल्स जो हैं, आर वी एंड अदर एनिमल, हम और जो अदर एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी वैसे एनिमल की कैटेगरी में आते हैं अगर आप अच्छे से, अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो क्या ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं ये भी कहते हैं कि दे आर अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, ये भी एक तरह के पैरासाइट्स हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं हम, क्योंकि हम भी अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो पैरासाइट्स भी दो तरह के जैसे हम कह सकते हैं कि होते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कौन से पैरासाइट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कौन से बिना अटैचमेंट के भी अपना लाइफ साइकिल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, तो आप इसके बारे में अपने डिस्कस कीजिए अपने टीचर के साथ। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लीच सक आर ब्लड एंड ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट, तो क्या जो लाइस मतलब जूं होती है, लीक होती है, लीचेस जो एक तरह के ये जो कीड़े होते हैं ना हमारे मतलब हेयर्स में आ जाते हैं, ये वाले इंसेक्ट्स, बेड बग्स होते हैं या मच्छर वगैरह है ना, तो कहते हैं पहली सोच रही है कि ये हमारा ब्लड सक करते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट कहलाते हैं, तो बिल्कुल ये भी पैरासाइट हैं। फिर नेक्स्ट है हैव यू सीन और हियर्ड प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स,
क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल या इंसेक्ट को खाता हो? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं और उसे पचा जाते हैं, यानी डाइजेस्ट देम। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है? तो बिल्कुल, ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये पढ़ते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं या फिर किसी और कलर के भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आप फिगर 1.6 में पिचर प्लांट देख सकते हैं, इसका कॉमन नेम है पिचर प्लांट। तो इसमें लिड एंड पिक्चर शो कर रहा है। पिक्चर ये जग लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मॉडिफाइड लीफ है, ये पिक्चर की तरह होता है इसका शेप। और ये ऊपर जो है ये लिड है, लिड जो है क्लोज और ओपन होती रहती है। तो ये फुल प्लांट यहाँ पे शो कराया हुआ है कि कैसे प्लांट के ट्विग के ऊपर ऐसे पिक्चर्स जो हैं, पिक्चर लाइक लीव्स जो है वो होते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड लीफ। तो ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ है। जो एपेक्स है वो इसकी लिड बना देती है। लीफ की जो एपेक्स है ना, लीव्स की एपेक्स होती है, वो ये वाली लिड बनाएगी, तो वो लिड में मॉडिफाई हो जाती है। तो वो ओपन और क्लोज हो सकती है, अपना माउथ ओपन कर सकती है, पिक्चर का क्लोज कर सकती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। तो पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं, वो डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्ट होते हैं। तो जब इंसेक्ट जो है वो लैंड करता है पिक्चर के अंदर, तो उसकी जो लिड है वो क्लोज हो जाती है और उसको कैद कर लेता है इंसेक्ट को, और वो जो हेयर्स होते हैं उसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है। लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। तो पिक्चर के नीचे, यहाँ पे थोड़ा नीचे आगे ना, यहाँ पे डाउनवर्ड पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो पिक्चर प्लांट सिक्रेट करता है। उनकी हेल्प से ये इंसेक्ट को पचा जाता है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे जो प्लांट्स को हम इंसेक्टेटिंग प्लांट्स कहते हैं कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स। तो जैसे इंसेक्टिवरस एनिमल्स या इंसेक्टिवरस बर्ड्स होते हैं ना, जो बर्ड्स कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, वैसे ही इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं। इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट्स हैं वो सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो इन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सॉइल से नहीं ले पाते? क्योंकि ये तो इंसेक्टिवरस है ना, इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। तो आपने देखा होगा कि सब्जियों में मशरूम के पैकेट्स भी बेचे जाते हैं, हम खाते हैं ना मशरूम। तो यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस। तो जो रॉटिंग वुड में मतलब मोस्ट सॉइल्स, जो फिर मॉइस्ट मतलब नमी वाली गीली मिट्टी होती है या वुड होती है, उसमें रेनी सीजन के दौरान अम्ब्रेला जैसे पैचेस आ जाते हैं वाइट कलर के। लेट अस फाइंड आउट। तो ये जो पैचेस यहाँ पे शो किए हुए हैं फिगर 1.7 में, देखिए यहाँ पे क्या है कि पैकेट्स ऑफ मशरूम, ये मशरूम के पैकेट्स, मशरूम ग्रोइंग इन डिकेड मटेरियल। तो यहाँ पे बताया गया कि मशरूम जो है वो डेड और डिके मटेरियल जो होता है उस पर ग्रो करती है। वट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड। तो उसे उन्हें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए, या फिर और फ्रॉम वेयर दे गेट देम, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स, एक तो पूछा गया कि किस तरह के चाहिए होते हैं और वो कहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इसके लिए है एक्टिविटी 1.2। तो देखिए मशरूम्स एक तो डेड डिके मटेरियल में होता है, ना ही ग्रीन कलर का होता है, मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे कि फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी एक्टिविटी है कि एक अपने ब्रेड लेनी है, वाटर के साथ उसे गीला कर देना है, उसे नमी वाले गर्म जगह पे रख देना है 2 से 3 दिनों के लिए, अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन दैम, जब तक कि उसके ऊपर थ्रेड लाइक वाइट कलर के फ्लफ़ी पैचेस नहीं आ जाते। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? नॉर्मली वाइट कलर ही होता है, ये पैचेस का वाइट कलर होता है। आपने देखा होगा जब ब्रेड ख़राब हो जाती है, जैसे फंगस लग जाती है, हम कहते हैं वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं ना, उनकी बात की हुई है। तो उन पैचेस को अपने माइक्रोस्कोप के अंडर आपने उसे ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक पे अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कॉटन लाइक थ्रेड्स जो होते हैं, कॉटन की तरह थ्रेड होंगे, वो स्प्रेड हो चुके होंगे ब्रेड के पीस के ऊपर, कुछ इस तरह से। ये इस फिगर में शो किया हुआ है, इस तरह से देखने में बहुत अजीब से लगते हैं, गंदे से। ये भी पर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिन्हें फंजाई कहते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एकदम डिफरेंट है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं ब्रेड के ऊपर से, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अभी देखिए ब्रेड जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिके मैटर से अपने न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसे।
और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक होता है उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को। सेम जैसे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, तो इन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। उसी के अंडर ये है, उसकी एक टाइप है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। तो हमने देखा होगा कि हमारे जब अचार पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है उस पर भी फंजाई आ जाती है ना, वाइट कलर की, लेदर पे आ जाती है, क्लोथ्स पे और भी आर्टिकल्स पे आ जाती है, जो हम गर्म और नमी वाली जगह पे रख देते हैं ना बहुत दिनों के लिए, बहुत टाइम के लिए, तो उस पर आ जाती है। तो रेनी सीज़न में बहुत सी चीज़ें हमारी जो है फंजाई जो है वो ख़राब कर देती है। अब इसके बारे में फंजाई का जो खतरा होता है, इससे जो हमारी चीज़ें स्पॉइल होती हैं उनके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो जो फंगस स्पोर्स हैं वो जनरली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, और वो जब लैंड करते हैं किसी चीज़ पे, वेट एंड वार्म थिंग्स पे, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं फॉर शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस तरह की रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंजाई लिव इन साइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहती है। जो प्लांट है वो फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और रिटर्न में फंजाई क्या देती है प्लांट को, फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। उसने वाटर देना होता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट्स को। बेस्ट एग्जांपल है इसकी लाइकन्स। लाइकन्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें फंगस और एल्गा, यानी ये प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो फंजाई या फिर एल्गी जिसे बोलते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक साथ रहते हैं। सिम्बायोसिस की एग्जांपल है ये। तो इसमें क्लोरोफिल कंटेन, एक पार्टनर क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल है, दूसरे के पास नहीं है। तो क्या होता है कि जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करती है एल्गा को, और जो एल्गा है वो रिटर्न में क्या, क्योंकि फंगस ये सब क्यों देगी, शेल्टर ही दे सकती है, वाटर दे सकती है, मिनरल दे सकती है, फूड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो ग्रीन कलर की नहीं है। एल्गी हमारी ग्रीन कलर की, हमने ऊपर पढ़ा था, उसके पास क्लोरोफिल है, वो फूड प्रोवाइड करेगी और फंगस को रिटर्न में वो फूड देगी। तो इस तरह से इनका काम चल जाता है, ये आपस में मिलजुल के रहते हैं, और इस ऑर्गेनिजम्स को लाइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब सॉइल से जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉइल में तो उसकी कमी हो जाती होगी ना न्यूट्रिएंट्स की, तो वो दोबारा से सॉइल में कैसे आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में कैसे पूरी की जाती है, तो वो हम पढ़ेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। हमने देखा होगा कि किसान जो हैं वो खेतों में मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र, खाद पदार्थ जो होते हैं वो डालते हैं, या फिर गार्डनर्स डालते हैं इन्हें लॉन्स वगैरह में या पॉट्स में डालते हैं मैन्योर को। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है कि सॉइल से प्लांट्स जो है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो अमाउंट होती है सॉइल में मिनरल्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स को मिल जाता है वो। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, तो ये सॉइल में डाले जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स इनरिच रखने के लिए, कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अच्छी अमाउंट में लगातार रहे उसमें न्यूट्रिएंट, उसके लिए हम ये न्यूट्रिएंट्स वाले जो मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स हैं वो डालते हैं सॉइल में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जितना उसे न्यूट्रिएंट चाहिए वो सॉइल से मिल जाता है उसे, तो हमारा जो प्लांट जो हमने ग्रो किया वो एकदम हेल्दी रहेगा। यूजली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। ओके, तो यूजली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारा नाइट्रोजन उन्हें चाहिए होता है, तो वो सॉइल से ले लेते हैं, और सॉइल जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें नाइट्रोजन की। तो हमने ये भी ऊपर पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है एयर में, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो टाइनी पोर्स जो होते हैं, हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे स्टोमेटा के थ्रू से वो पास इन हो जाती है, वो आ जाती है, प्लांट्स उसे ले लेते हैं।
एज इट इज़, ठीक है, उसी फॉर्म में ले लेते हैं, बट नाइट्रोजन को वो उस सॉल्युबल फॉर्म में चाहते हैं। नाइट्रोजन को वो गैशियस फॉर्म में नहीं डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर पाते, तो उसे सॉल्युबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने बताया था ना कि बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया ये काम करता है, वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बना देता है, जो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर के साथ। बट राइजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड, बट राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये मैंने बताया। लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की एग्जांपल है ये जो हम पढ़ रहे हैं राइजोबियम। ये किसके साथ रहते हैं? ये रूट्स में रहते हैं ग्राम्स की, जैसे मटर वगैरह, दालें होगी, लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, मूंग, बीन्स। लेग्यूम्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स के ऊपर गोल गोल सर्कल शेप में ना एक फ्लफ़ी जो स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे लेग्यूम्स कहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ ये बैक्टीरिया रहते हैं, रूट्स के अंदर रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया। इन रिटर्न में बैक्टीरिया को क्या मिलता है? शेल्टर और फूड मिलता है प्लांट से। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो उनमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है कि एक दूसरे के साथ ये शेल्टर और फूड जो है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये शेयर करते हैं। इस एसोसिएशन को, ये जो एसोसिएशन है ना इनकी, एसोसिएशन मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, जिस तरह से ये रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये जो एसोसिएशन है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही एडवांटेज है, इसकी ग्रेट सिग्निफिकेंस है इसका। क्योंकि अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स वो ग्रो करवाते हैं तो उनमें उन्हें ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं अच्छे से, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी है जो वो फुलफ़िल हो जाती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की अपने आप, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो ज़्यादातर जो दालें होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं या सेप्रोट्रॉफिक हैं, मतलब पैरासिटिक यानी दूसरे प्लांट्स से अपना खाना ले रहे हैं। प्लांट्स, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, खुद नहीं अपना फूड प्रोड्यूस करते। और सेप्रोट्रॉफिक जो डेड डिके मैटर से अपना फूड ले रहे हैं, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, से वो लेते हैं अपना न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो खाने के लिए प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स, तो क्या हम कैसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट, जैसे हमने ऊपर पिचर प्लांट पढ़ा, वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ है? तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी है, ग्रीन कलर का है और इंसेक्ट भी ले रहा है, तो पार्शियल यानी हाफ हेटरोट्रॉफ हो गया वो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे है ऑटोट्रॉफिक, ये एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का ग्रीन पिगमेंट जो है लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है, प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाता है। हेटरोट्रॉफ वो एनिमल्स होते हैं या फिर वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। प्लांट्स भी होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कि क्या नाम था उस प्लांट का? कसकटा, हाँ कसकटा पढ़ा ना हमने। होस्ट कसकटा जिस प्लांट से अपना खाना ले रहा है, जिस प्लांट से अपना वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जहाँ पे उसे शेल्टर मिल रहा है, उस प्लांट को होस्ट कहते हैं। इंसेक्टिवरस जो प्लांट्स कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट हमने पढ़ा। न्यूट्रिएंट जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो, उन्हें न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी ग्रोथ में और हमें ज़िंदा रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? ये जो हमें फूड में प्रेजेंट होते हैं ना, हमें फूड से न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उन्हें न्यूट्रिशंस कहते हैं। पैरासाइट हमने पढ़ा, जैसे कसकटा एक तरह का पैरासाइट है, लाइस पैरासाइट है। तो ये जो दूसरे एनिमल से या दूसरे प्लांट से, उनकी हेल्प से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वहाँ से शेल्टर लेते हैं, वहाँ से ये अपना खाना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन वगैरह या फूड प्रोड्यूस होता है, तो फोटोसिंथेसिस हो गया ये प्रोसेस। सेप्रोट्रॉफ्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक, इन्हीं का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसे सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। स्टोमेटा क्या करता है? जो हमने पढ़ा ना एक स्ट्रक्चर, स्टोमेटा जो ओपन होता है, क्लोज होता है, लीव्स में होता है, इसकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो पास होती हैं इन्वायरमेंट के साथ।
पासिस इन एंड पासिस आउट होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।